Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, student. Today I'm going to teach you importance of carbon, chapter number 2 and lecture number 2. Dear students, कार्बन जो है ये पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं कि मेन जो एलिमेंट होता है वो कार्बन ही होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो कार्बन हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर 18% जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। और इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है वो है 0.04%, यानी कि हवा के अंदर 0.04% कार्बन जो है वो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर है, इतनी प्रेजेंट है। अब हम कहते हैं कि ये जो कार्बन होती है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं लाइक प्रोटीन्स हो गई, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लाइक प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, उसके साथ साथ लिपिड्स हो गई, तो इनके अंदर ये मेन जो एलिमेंट होता है वो कार्बन ही होता है। विदाउट कार्बन ये सारे बन ही नहीं सकते, वो हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अब ये जो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन है ना, यही हमारे लिए यूज़फुल होती है। तो ऐसा कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो 0.04% है इसको फिक्स किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, फिक्स करके इससे बनाया जाता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनाई जाती है, प्लांट्स इससे ग्लूकोज बनाते हैं और फिर फर्दर जो ग्लूकोज होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, लाइक लिपिड्स बनाने के लिए, लाइक अमाइनो एसिड बनाने के लिए जो है कार्बन यहाँ से ली जाती है। तो आप कह सकते हैं कि मेन सोर्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन का वो कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है प्लांट्स के थ्रू, और वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो था इसका जनरल व्यू। अब ये स्टूडेंट्स इसकी वैलेंसी देखी जाए ना तो कार्बन की वैलेंसी है 4, हम इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। वैलेंसी 4 होने से मुराद क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हर जो एलिमेंट है वो ये कहता है कि हम मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो इसी तरह कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड शेयर करती है हाइड्रोजन के साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो मीथेन की ले रहा हूँ। मीथेन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक गैस है। इसमें अगर देखा जाए तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रही है, 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड मिलेंगे तो एक जो है इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी होगी। इट्स मीन ऑक्टेट जो इसका पूरा होगा, वैलेंसी इसकी 4 है, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा वो भी 4 ही होंगे। तो जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये बन रहा है टेट्राहेड्रॉन। अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर ये है, टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म बना रहा है ये। तो जब ये इसकी 4 वैलेंसी होने की वजह से ही ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म के जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाता है। मतलब ये 4 वैलेंसी होने की वजह से ये स्ट्रेट चेन बनाएगा, कैटिनेशन आप उसको कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाएगा, रिंग की फॉर्म में बनाएगा और ब्रांच्ड फॉर्म में बनाएगा। मिलियंस ऑफ जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो किसकी वजह से हैं? सिर्फ कार्बन की वजह से। और इसकी जो वैलेंसी है ये टेट्रावेलेंट है, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वजह से ये सारा पॉसिबल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये कंबाइन करता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इट इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के 2 पूरे हो रहे हैं, कार्बन के 8 पूरे हो रहे हैं। आप कह सकते हैं इट इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर किया जाए, जो वो बॉन्ड बनता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो बनेगी, वो आपके पास कहलाएंगी कोवलेंट बॉन्ड। अब याद रखने के लिए जो कार्बन होती है ये कंबाइन करती है फून्स के साथ। ये निमोनिक से आपको याद हो जाएगा,
खून में से P फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दोबारा बोल देता हूँ, P से फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये इनके साथ जब कंबाइन करती है तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स बनाती है। पहला हम बात करने लगे हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन की। कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे तो ये क्या बनाती है डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट चेन, कार्बन का अपने साथ ज्वाइन करना, कार्बन और कार्बन के साथ ज्वाइन करना, ये प्रोसेस कहलाता है कैटिनेशन। When carbon joins with another carbon and form a long chains, these are called catenation। ये केमिस्ट्री में पूछा जाता है या मोस्टली MCQs है आपके पास। अब डियर स्टूडेंट्स, हर कार्बन के इर्द गिर्द आपने 4 लाइंस लगानी है। ये 4 लाइन लगाने का मतलब क्या है कि ये 4 बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, चूँकि हम हाइड्रोजन और कार्बन की बात कर रहे थे तो हम सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रेट चेन है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन रिएक्शन या स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो ये जो बना है, जिससे ये बना है मेरा बच्चों, ये कार्बन कार्बन आपस में प्रोसेस जुड़े हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। इसी तरह ये जो कैटिनेशन होती है ये रिंग की फॉर्म में भी होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है बेंजीन, बेंजीन रिंग फॉर्म में पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी जो मैंने बताया ये ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन है, ये स्ट्रेट चेन के अंदर है। बट सम टाइम जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिंग की फॉर्म में होते हैं, जैसे ये बेंजीन है, इस सब के साथ अब HH लगा हुआ है, H H H H H H, यानी कि C6H6। ये जो बेंजीन है ये रिंग स्ट्रक्चर है। अब हर कार्बन इसमें भी कितने बॉन्ड बना रही है, 4 बॉन्ड बना रही है। तो याद रखें, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी बना सकती है, और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। अगर मैं बात करूं ब्रांच्ड की, तो ब्रांच कौन से कंपाउंड हैं? ब्रांच कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें मेन चेन से हट के कोई कार्बन बाहर निकली भी हो, जैसा कि आपके पास दिखा दिया गया है। ये पेंटेन है, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसकी सारी साइडों पर क्या आ जाएंगी, हाइड्रोजन। याद रखें कि 4, हर एक कार्बन के इर्द गिर्द आप लोगों ने 4 बॉन्ड बनाने। अब गलती से स्टूडेंट यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स, कार्बन ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह से हाइड्रोजन 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 एंड ये जो कार्बन होगी इस पर अलग से 3 हाइड्रोजन्स होंगी, CH3 मिथाइल ग्रुप होगा। तो आप कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बना है ये ब्रांच्ड बना है। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं इसकी एक टेट्रावेलेंसी होने की वजह से कंपाउंड्स के अंदर कितनी डाइवर्सिटी आ रही है। तो इसी वजह से इसके मिलियंस ऑफ जो हैं वो कंपाउंड्स होते हैं। ये तो था CH बॉन्ड। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं बात करूं CO बॉन्ड की, तो ये CO बॉन्ड जो होता है ये ज़्यादातर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैं 2 यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊं, एक हो ग्लूकोज और दूसरी भी ग्लूकोज हो, सपोज ये ग्लूकोज है तो एक ग्लूकोज दूसरी ग्लूकोज के साथ एक स्पेसिफिक बॉन्ड से जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देख लें, ये ऑक्सीजन की वजह से है, CO बॉन्ड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज का भी आप नाम दे सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी ये थी कि ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो जो ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या एस्टर्स होते हैं, वो भी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी बुक में लाइन है मैं उसका आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, यानी कि 2 मोनोमर्स को जोड़ने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए डियर स्टूडेंट, स्टेबल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। बट इसमें देखा जाए तो इसके अंदर CH बॉन्ड भी मौजूद हैं। अब ये CH बॉन्ड जो हैं इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है, यानी कि केमिकल एनर्जी जो है वो, केमिकल एनर्जी जो है वो इसके अंदर स्टोर होती है। तो आप कह सकते हैं कि CH कोवलेंट बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल केमिकल एनर्जी रखता है ताकि इसको तोड़कर मज़ीद जो है वो एनर्जी हासिल
की जा सके। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए यानी कि CN लिंकेज की बात की जाए तो आप कहते हैं दो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है CR नीचे H NH2 COOH, ये एक अमाइनो एसिड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं तो इसके साथ आपको एक और अमाइनो एसिड लगाना होगा, लाइक NH2 CRH COOH। चूँकि मैं CN लिंकेज की बात कर रहा हूँ तो CN लिंकेज क्या होगी, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा तो जो चीज़ बाकी बचेगी वो क्या होगी, उसको आप बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड CN लिंकेज, या आप इसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। तो ये C डबल बॉन्ड O ऊपर चला जाएगा, ये जो है N। अब यहाँ पर देखें कि कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ जब लिंक करती है तो ये चीज़ क्या कहलाती है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह से ये जो सल्फर है डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास इस R ग्रुप में सल्फर भी मौजूद होती है, तो CN भी साथ हो गया और हमारा सल्फर भी हो गया। तो यानी कि आप कह सकते हैं अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होती है। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसमें सल्फर लाइक मेथियोनिन है, उसके अंदर सल्फर मौजूद है। इसी तरह से इसके पास भी CH बॉन्ड मौजूद है। सो इट्स मीन आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड भी जो होते हैं उनके पास भी CH बॉन्ड है और वो भी एनर्जी का जो है सोर्स होते हैं। लास्ट पे हमारे पास आते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बात करते हैं फास्फोरस के साथ P के साथ, तो कार्बन जो है ये P के साथ यानी कि ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें फास्फोरस होती है, उसमें एग्जांपल आपके पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपके पास आ जाएगा DNA एंड एज वेल एज RNA। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैंने बनाए हैं ये सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, लाइक RNA मैक्रोमॉलिक्यूल है, DNA मैक्रोमॉलिक्यूल है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है पॉलीपेप्टाइड जिसको आप प्रोटीन बोलते हैं एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से स्टार्च बनती है, सेलुलोज बनती है, ये सारे क्या हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, इस कार्बन की वजह से, और कार्बन का डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करके जो वो कंपाउंड बनाती है, जो वो मॉलिक्यूल्स बनाती है, कम्प्लेक्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी डाइवर्सिटी में यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, एक उसकी कैटिनेशन की वजह से, एक वो जब दूसरे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो टाइप्स के हैं। एक तरफ आपके पास आ जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ आपके पास आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुका हूँ, माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, यानी कि कम मॉलिक्यूलर वेट होगा। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से अगर हम खाली C6H12O6 की बात करेंगे यानी ग्लूकोज की बात करेंगे तो वो भी एक तरह से आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। क्यों, ये ग्लूकोज जब जुड़ेंगी तो ये क्या बनाएंगी, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगी, लाइक स्टार्च बनाएंगे, लाइक ग्लाइकोजिन बनाएंगे, लाइक आपके पास सेलुलोज बनाएंगे। अब जो स्टार्च है ये आपको पता है आटे के अंदर प्रेजेंट है, ग्लाइकोजिन ये जो एनिमल के मसल्स और लिवर है उसके अंदर प्रेजेंट है, सेलुलोज जो है वो प्लांट की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, कॉटन की प्योर फॉर्म जो है वो भी सेलुलोज होती है। तो इसी तरह से अगर अमाइनो एसिड जो होंगे वो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं तो अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे। पॉलीपेप्टाइड्स का मॉलिक्यूलर वेट इनकी निस्बत क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक अमाइनो एसिड है और यहाँ पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब क्या है, ज़्यादा, पेप्टाइड का मतलब है ये बांड बनना। सो इट्स मीन मल्टीपल बांड। तो एक बांड में दो अमाइनो एसिड हैं तो पॉलीपेप्टाइड में इमेजिन करें कि कितने ज़्यादा होंगे। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड को आप दूसरे लफ्ज़ों में प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, तो ये भी आपके पास क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं
वो आपके पास क्या बनवाएंगे, DNA प्लस RNA बनवाएंगे। तो ये भी क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, लाइक अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ग्लूकोज बिल्डिंग ब्लॉक्स है, अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड का बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ग्लूकोज जो है वो स्टार्च, ग्लाइकोजिन एंड सेलुलोज का जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये छोटे जो मॉलिक्यूल हैं ये मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर इसके अंदर बात की जाए स्टार्च, ग्लूकोज एंड सेलुलोज के अंदर तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अगर पॉलीपेप्टाइड के अंदर बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास लिंकेज कहलाती है पेप्टाइड। अगर DNA और RNA की बात की जाए तो वो कहलाती है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज, पॉलीपेप्टाइड, DNA, RNA, ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम इनमें से आप कह सकते हैं इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। बट अगर देखा जाए माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बात की जाए तो ये समवट जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल जहाँ पर एनर्जी दे रहे होते हैं, स्टार्च जो है कि एनर्जी का बहुत बड़ा जो है वो ज़ख़ीरा होता है, ग्लाइकोजिन में भी एनर्जी स्टोर होती है, सेलुलोज में भी एनर्जी स्टोर होती है क्योंकि सारे ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं ना। इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड में भी स्टोर होती है, RNA और DNA में भी होती है। RNA और DNA की एग्जांपल तो आपके पास एक माइक्रो मॉलिक्यूल आपके पास है ATP, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा जिसको आप DNA या RNA बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं, जैसे आपके पास ATP है, ये अनस्टेबल है, ये फ़ौरन से ब्रेक करता है और रिजल्ट में क्या देता है, एनर्जी देता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ATP है वो सेल की एनर्जी करेंसी होती है। तो ये आपके पास एक स्मॉलर मॉलिक्यूल है जो टूटने के बाद फ़ौरन से क्या करता है, एनर्जी देता है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट के अंदर प्रोटीन्स भी होंगी समवट, उसके अंदर उसके सेल्स जो होंगे उनके अंदर DNA भी मौजूद होगा, उसके अंदर मिठास है तो कार्ब्स भी मौजूद होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जब इन सब को खाया जाता है तो डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर उनको कन्वर्ट किया जाता है और वहाँ से जो है वो एनर्जी ली जाती है और बाकियों को जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करूँ तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में, DNA की फॉर्म में, एंड एज वेल एज लिपिड्स की फॉर्म में। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो एक जो बात है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कार्बन जो है वो बेसिकली CH बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लिपिड्स के अंदर, फैट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो वो लॉन्गर लास्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, एज़ कम्पेयर टू पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। लॉन्गर लास्टिंग इस वजह से कि अगर आप फैट की स्मॉल अमाउंट भी जो है वो इनटेक करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। सो ये आज का लेक्चर था। सो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 होगा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो डेली का लेक्चर है वो डेली बेस पे जो है मिलता रहे। सो अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, छुट्टियां हैं, तो अभी से आप जो है जो स्टूडेंट्स 10th से प्रमोट हो गए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर वो ये लेक्चर सुने और इनको नोट करें और इनकी प्रिपरेशन करें। एज़ वेल एज़ मैं इंशाल्लाह सेकंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत जल्दी जो है उनको स्टार्ट कर दूंगा। जो फर्स्ट ईयर से प्रमोट हुए हैं स्टूडेंट सेकंड ईयर के अंदर, उनके लिए बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है सेकंड ईयर का पहले चैप्टर का स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।